नमस्कार, स्वागत है आपका आई ओपनर के इस एपिसोड में। और आज की चर्चा जो हम करने वाले हैं वो है बाजार के इर्द गिर्द घूमने वाली ये चर्चा दरअसल, क्योंकि कुछ सेक्टर्स जैसे बैंकिंग, आईटी वगैरह जो है ये अच्छी ग्रोथ दर्ज करा रहे हैं। और क्यों करा रहे हैं, क्या कारण है, कैसे कैसे ग्रोथ इसमें देखने को मिल रही है, उन पर हम चर्चा करेंगे। मैं आपको थोड़ा सा इसमें विस्तार पे बता भी दूं, लेकिन उससे पहले एज ऑलवेज हमारे गेस्ट और मेरे कलीग, आपके लिए गेस्ट संदीप सर हमारे साथ हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार रोहित भाई, बहुत 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 शुक्रिया आपका। तो सर, जैसा कि मैं अभी दर्शकों को बता रहा था कि कुछ सेक्टर की जो है ग्रोथ अच्छी देखने को मिल रही है, तो आज हम चर्चा इस पे करने वाले हैं। ज़्यादातर सेक्टर्स में इस बार फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के हिसाब से अगर देखें तो दूसरी तिमाही के नतीजों में सुधार दर्ज किया गया है। अच्छे रहे। और केवल जो है चुनिंदा सेक्टर्स के मुनाफे में नेगेटिव ग्रोथ रही है, तो वो कौन से रहे हैं उस पर भी चर्चा करेंगे। तो कैसा कुछ वैल्यूएशन रहा है इनका, क्या कुछ इसमें उठापटक देखने को मिली है, वो सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं आज के शो में। तो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले तो सर, बाजार का जो हिसाब किताब चल रहा है उस लिहाज से थोड़ा सा आप ब्रीफ करें अपने हिसाब से। आई ओपनर जो है ना इस बार का, वो ये है रोहित भाई, जैसे आपने राइटली पॉइंट आउट किया कि इस बार जो नंबर्स आए हैं दूसरी तिमाही के सितंबर तिमाही में, ज़्यादातर सेक्टर्स के नंबर्स अच्छे आए हैं। कुछ एक चुनिंदा एक दो सेक्टर्स हैं जिनके नेगेटिव ग्रोथ रही है मुनाफे में। उसके बावजूद वैल्यूएशन ज़्यादातर सेक्टर्स के आप देखेंगे ना तो 5 साल के निचले स्तर पर है। 5 साल का जो औसत वैल्यूएशन है ना उसके नीचे आपको नजर आएंगे। अब आप कहेंगे कि 5 साल पीछे चले जाएंगे तो ऑलमोस्ट कोविड के टाइम पे पहुंच जाएंगे। एग्जैक्टली। मतलब आपके मुनाफे की ग्रोथ अच्छी रही है। कंपनियों के वैल्यूएशन या सेक्टर के वैल्यूएशंस कोविड के टाइम के आसपास या उसके नीचे ट्रेड कर रहे हैं। जी। तो बड़ा मौका है या फिर ये धोखा है। एग्जैक्टली। अब यही सबसे बड़ा सवाल है और यही आई ओपनर है कि अगर मुनाफे की ग्रोथ अच्छी है तो फिर कंपनियां सस्ती क्यों मिल रही हैं, या फिर इनके वैल्यूएशंस इतने अच्छे क्यों हैं। 5 साल के एवरेज जो पीई है, औसत पीई है, उसके नीचे क्यों ट्रेड कर रहे हैं। तो पहले नंबर्स जानिए, कहाँ अच्छे नंबर्स आए, वैल्यूएशन महंगे हैं, कहाँ अच्छे नंबर्स आए हैं, वैल्यूएशन खराब है, और कहाँ नंबर्स खराब आए और वैल्यूएशन भी ठीक नहीं लग रहे हैं। ये सब आपके सामने रखते हैं और कैसे आपको अब बाजार में रणनीति बनानी चाहिए, एक्सपर्ट्स क्या राय दे रहे हैं, ये पूरे रिजल्ट सीजन का निचोड़ क्या है एक्चुअली, सब कुछ निचोड़ के आज हम आपके सामने इस आई ओपनर में रखने तो आपके सामने रखने वाले। तो मैं शुरुआत कर रहा हूँ जी, वैल्यूएशन से शुरुआत करते हैं। एग्जैक्टली सर। हम नतीजे तो हमने आप ही ने बता दिया कि नतीजे ज़्यादातर सेक्टर्स के अच्छे रहे हैं। तो अब वैल्यूएशन कैसे, तो ग्रोथ मुनाफे की वैल्यूएशन वीजा वी ग्रोथ वर्सेस वैल्यूएशन कैसे खड़ा है बाजार, कैसे सेक्टर्स खड़े हैं ना, इसका अंदाज़ा हम लगाने की आज के एपिसोड में कोशिश करेंगे। तो ज़्यादातर सेक्टर्स आप देखेंगे ना वैल्यूएशन वाइज देखें रोहित भाई, तो 5 साल का जो औसत पी है ना उसके नीचे आपको नजर आएंगे, यानी कि जो वैल्यूएशन है वो 5 साल के औसत से कम आपको नजर आएंगे। तो Q2 में जिन सेक्टर्स के मुनाफे की ग्रोथ अच्छी रही है, जिन्होंने मुनाफा अच्छा दर्ज किया है, ग्रोथ काफ़ी अच्छी रही है ना, उसमें 2 मेन सेक्टर्स हमें आपको हाईलाइट करना चाहता हूँ। अच्छी चीज़ें पहले बता देता हूँ, जहाँ पे मुनाफे की ग्रोथ बहुत अच्छी रही है। तो उसमें 2 सेक्टर्स बेसिकली हैं, एक है तेल गैस सेक्टर और दूसरा मेटल सेक्टर। इनके नंबर्स बहुत अच्छे रहे हैं। तेल गैस सेक्टर का मुनाफा सबसे ज्यादा, मुनाफे की ग्रोथ के हिसाब से बोला हूं ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, तेल गैस सेक्टर की ग्रोथ सबसे अच्छी रही है मुनाफे की 40% से ज्यादा। और दूसरे नंबर पर, दूसरे पायदान पर है मेटल सेक्टर, जिसकी ग्रोथ रही है 24.5% के आसपास। लेकिन इन दोनों सेक्टर्स के जो वैल्यूएशन है ना वो अब सस्ते नहीं रहे हैं। आप देख भी पा रहे हैं सामने दोनों के, आप ना ये पहले आपको मौजूदा पी दिख रहा है और बाद में आपको दिख रहा है जो दूसरा बीच वाला कॉलम है ना उसमें आपको दिख रहा है कि ये 5 साल का औसत वैल्यूएशन है। तो 5 साल का औसत वैल्यूएशन जो है उससे ज़्यादा वैल्यूएशन पर ये स्टॉक ट्रेड कर रहे हैं। अब इसके मायने क्या है मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले आप डेटा समझ लीजिए आखिर सिचुएशन खड़ी कहाँ पे है, फिर उसका हम एक इम्पैक्ट समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या हो सकता है। तो ये 2 सेक्टर्स हैं जिनके नंबर्स बहुत अच्छे रहे, मुनाफे की ग्रोथ काफ़ी अच्छी रही, लेकिन इनके वैल्यूएशन अब सस्ते नहीं है, 5 साल के औसत से ज़्यादा हैं। अब आइए दूसरी तरफ जी, वो वाले आंकड़े जी, या वो सेक्टर्स जिनके मुनाफे की ग्रोथ हुई है, मतलब कुछ एक ही सेक्टर है जिनकी नेगेटिव हुई है, ग्रोथ हुई है, लेकिन उनके वैल्यूएशंस भी आपको सस्ते नजर आएंगे। 2 सेक्टर्स मैंने आपको बताए, अच्छे ग्रोथ आई है मुनाफे की, लेकिन वैल्यूएशन सस्ते नहीं है। अब उन सेक्टर्स की बात करते हैं जिनकी ग्रोथ भी अच्छी आई है, उनके वैल्यूएशन भी सस्ते हैं। फिर मैं लास्ट में आपको बताता हूँ कि वो वाले सेक्टर्स जिनके वैल्यूएशन तो सस्ते हैं लेकिन ग्रोथ भी पिछड़ी हुई है, तो उसमें कहीं तो नहीं फंसा हुआ मामला। तो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स देखिए 30% की ग्रोथ यहाँ भी रही है। अब आप कहेंगे कि 40 के बाद आपने 24.5 वाला तेल गैस सेक्टर उठा लिया अच्छे में, कंज्यूमर ड्यूरेबल क्यों नहीं उठाया? कंज्यूमर ड्यूरेबल 30% मुनाफे की ग्रोथ के बावजूद नहीं उठाया, उसका कारण है इसके वैल्यूएशन 64.5 गुना का मौजूदा पी है।
पहले भी वैल्यूएशन हाई थे, आप कहेंगे 5 साल का औसत तो ज़्यादा, भैया 73 गुना का वैल्यूएशन कौन देगा आपको? बढ़िया सेक्टर है कंज्यूमर ड्यूरेबल। भाई हर किसी ने खरीदारी करी 22 सितंबर के बाद, तो आपने देखा ही कि किस तरह से नंबर्स में हमने उछाल बनता हुआ देखा। वो जो लास्ट के 7-8 दिन थे तिमाही के, बहुत शानदार रहे हैं। गाड़ियाँ बिकी, कंज्यूमर ड्यूरेबल बिका, सब कुछ बिका, बढ़िया सेल हुई है। लेकिन उस ग्रोथ में ना वैल्यूएशन भी महंगी हो गई, यानी कि शेयरों की जो चाल है वो काफ़ी तेज़ हो गई। तो एक तरह इस तरह से इसको समझिए। हेल्थ केयर जो हॉस्पिटल वाले स्टॉक्स हैं वो भी ज़बरदस्त मूव वहाँ पे देखने को मिला, 10.5% की ग्रोथ आई मुनाफे में, लेकिन वैल्यूएशंस यहाँ पे भी देखना तो 10 साल के औसत के पास ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। हालांकि सस्ते हैं ये अभी भी अपने औसत वैल्यूएशन के मुकाबले। फिर आते हैं PSU बैंक्स। हालांकि आप कहेंगे कि PSU बैंकों को ना PE एक अच्छा पैरामीटर नहीं है, सही पैरामीटर नहीं है, प्राइस टू बुक के हिसाब से इनको देखा जाता है। प्राइस टू अर्निंग्स में बेटर पिक्चर शायद आपको नहीं मिलेंगी, तो इसको आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। IT को देखिए, IT के वैल्यूएशन आपको 5 साल का जो औसत है ना उससे सस्ते नजर आएंगे। 5% के आसपास की ग्रोथ भी इन्होंने दर्ज करी है। FMCG यहाँ पे नंबर्स अच्छे एक्सपेक्टेड थे लेकिन आए नहीं है रोज भाई, जो पूरा सार निकालने की कोशिश करें ना रिजल्ट सीजन का, तो 4% के आसपास की मुनाफे की ग्रोथ आई और वैल्यूएशन बहुत हाई है, देखिए 40 गुना के आसपास। हालांकि औसत के मुकाबले कम है, लेकिन 40 का मल्टीपल कोई सस्ता नहीं होता। अब जहाँ तक बैंक्स की बात है, ओवरऑल निजी बैंक्स की बात करें, यहाँ पर मुनाफे की ग्रोथ पिछड़ गई, 0.3% के आसपास ही रही और जो वैल्यूएशन है वो आपको 5 साल के औसत से कम नजर आएंगे। तो ये होगी उन सेक्टर्स की बात, 5-6 सेक्टर्स जो कि मुनाफा तो अच्छा बड़ा है इनका और वैल्यूएशन भी सस्ते हैं। कुछ एक सिलेक्टिव केसेस में हमें देखना होगा, मैं आगे आपको समझाता हूँ। लेकिन 3 तबके ऐसे हैं जिन पर आपको खास तौर पे फोकस करना चाहिए, जिनके मुनाफे की रही है इस बार डी ग्रोथ, यानी कि नेगेटिव रिटर्न रहे हैं जहाँ तक मुनाफे की ग्रोथ की बात है। तो कैपिटल मार्केट, बाजार से जुड़ा हुआ तबका, ब्रोकरेज स्टॉक्स के नंबर्स आपने देखे, एंजल वन देख लीजिए, मोतीलाल ओसवाल देख लीजिए, इनके मुनाफे में हमने भारी गिरावट देखी। जो FNO साइड में जो कर्ब्स लगे थे या फिर जो नियम सख्त किए गए सेबी की ओर से, उसका इम्पैक्ट इस तिमाही में साफ तौर पर दिखा और वही हमने इस मुनाफे की डी ग्रोथ में दिख भी रहा है। रियल्टी में भी हमने देखा 86% ड्रॉप आया, सिक्लिकल सेक्टर्स होते हैं। ऑटो में भी हमने देखा, जो टाटा मोटर्स का हालांकि ज़्यादा इम्पैक्ट था, जिस वजह से आप 15% के आसपास देख रहे हैं कि इनकी मुनाफे की डी ग्रोथ हुई है। पूरे सेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन इन तीनों सेक्टर्स में भी आप देखेंगे ना तो वैल्यूएशन यहाँ पे भी आपको ठीक ठाक नजर आएंगे, अच्छे ही नजर आएंगे, मतलब महंगे नहीं है अगर 5 साल के औसत से कंपेयर करेंगे। तो ये सार हो गया मुनाफे का वीज़ा-वी आपके वैल्यूएशन। अब आप पूछिए क्या जानना चाहते हैं? जी, तो देखा जाए तो मतलब आपने वैसे अच्छा बुरा दोनों तरीके से बता दिया। ऑयल और मेटल को साइड कर दें, वो अच्छे हैं लेकिन खरीदने के हिसाब से पता नहीं क्या है। लेकिन नीचे जो नेगेटिव साइड प्लस पॉजिटिव साइड कह दीजिए कि बाकी जो है ड्यूरेबल से लेके सब अभी अच्छा, ड्यूरेबल्स को भी आपने उसी में जोड़ लीजिए, उसी में जोड़ लीजिए। चलिए, अब सर ने कह दिया तो जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ना 60 से ज़्यादा 64 गुना का वैल्यूएशन है, मतलब मल्टीपल है आपका। तो तेल गैस, मेटल और कंज्यूमर ड्यूरेबल, इन 3 को अलग रखिए, बाकियों को अलग रखिए। थोड़ा सा इस तरह से डिस्कशन करते हैं। चलिए, फिर हम बाकी जो 2 है ना, मेटल और ऑयल एंड गैस के साथ ड्यूरेबल भी जोड़ लीजिए। हाँ, देन बाकी आप साइड लाइन इधर दूसरी तरफ कर लीजिए। तो सर ठीक है, अच्छा बुरा दोनों तरफ का बराबरी हो गया, वर्सेस में लगा लेते हैं। अब Q2 के जो नतीजे हैं क्या संकेत दे रहे हैं, इन सबको लेकर कैसे दिख रहे हैं? 3-4 चीज़ें हैं 3-4 चीज़ों में पूरा आप सारे 3 टेक अवेज मान लीजिए जो आपको मिल रहे हैं इस पूरे रिजल्ट सीजन से जी। अब मुनाफे की ग्रोथ आ गई, लेकिन वैल्यूएशन प्राइस से भी तो जोड़ना होगा ना, तो उसको अगर जोड़ने की कोशिश करें ना, तो एनालिस्ट से जो हमारी बातचीत हुई, जो मैंने कुछ आर्टिकल्स को रीड किया, उसके हिसाब से देखें ना तो बाजार में कई सेक्टर्स हैं जिनमें वैल्यू बाइंग का मौका है। जब आप कह रहे हैं कि मुनाफे की ग्रोथ हो रही है और सेक्टर्स के जो वैल्यूएशन है वो 5 साल के औसत से कम है, तो जाहिर सी बात है वैल्यू की अपॉर्चुनिटी है, वैल्यू बाइंग का मौका है बाजार में। ऐसा एनालिस्ट का मानना है। और ज़्यादातर क्यों ऐसा है, क्योंकि जैसे मैंने बताया भी आपको कि ज़्यादातर सेक्टर्स के जो वैल्यूएशन है वो 5 साल के औसत से कम या फिर नीचे आपको नज़र आ रहे हैं। तो क्यों मौका है? एक तो वैल्यूएशन वाली बात होगी, दूसरा ये है कि जैसे जैसे नतीजों में सुधार होगा, ये वही सेक्टर है ना जिनमें ग्रोथ आई तो है लेकिन ज़्यादा अच्छी नहीं आई। ज़्यादा अच्छे वाले तो 2-3 ही है, कंज्यूमर ड्यूरेबल, मेटल और तेल गैस। इनका मुनाफा ग्रो किया है जहाँ जहाँ अंडर वैल्यूएशन है, जिनके वैल्यूएशन सस्ते हैं। जैसे जैसे इनके मुनाफे में रिकवरी आएगी ना, वैसे वैसे आप देखेंगे वैल्यूएशन मल्टीपल्स होते हैं ना वो भी ऊपर की ओर बढ़ेंगे। तो आपको बाजार ज़्यादा स्कोप देगा कि अगर कोई 10 टाइम पे या 15 टाइम पे कोई अगर पीई पे स्टॉक अवेलेबल है तो 20 टाइम तक भी जा सकता है, प्रोवाइडेड आपका मुनाफे की ग्रोथ आने लगे। तो जैसे जैसे मुनाफे में रिकवरी शुरू होगी वैसे वैसे आप उम्मीद कर सकते हैं कि इनके जो वैल्यूएशंस है वो भी एक्सपैंड करेंगे। तो कुछ वैल्यू बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ऐसा एनालिस्ट का मानना है। पहला टेक अवे ये हो गया। दूसरी बात,
एनालिस्ट का ऐसा भी मानना है कि मेटल, कंज्यूमर ड्यूरेबल और तेल गैस, आगे तीनों साथ में जी इनके जो वैल्यूएशंस है ना ये महंगे हैं। हाँ बिल्कुल, जैसा मैंने आपको हाईलाइट किया अभी। अब क्यों महंगे हैं? मजबूत नतीजे आए हैं, फिर आप कह रहे हैं कि फिर वैल्यूएशन की चिंता क्यों कर रहे हैं? तो मजबूत नतीजे तो आ गए, लेकिन क्या भाव में सब कुछ डिस्काउंटेड है जिस तरह के वैल्यूएशंस है? अब ये सवाल भी आपके मन में आना चाहिए। भाई अच्छा है लेकिन सस्ता नहीं है तो क्या करेगा कोई? ये बात भी सही है भाई आप एक लॉजिक दे देंगे, भाई क्वालिटी कम्स एट अ प्राइस। भाई अच्छी चीज लेनी है तो महंगी लेनी पड़ेगी। कुछ शेयर है ना, डिक्सन टेक जैसे हमेशा महंगे ही रहे, ऊपर भाव पे ही रहे, वैल्यूएशन महंगे ही रहे, प्रीमियम पे ही रहे, तो महंगे ही रहे तो महंगे ही लेने पड़े आपको, तो ही आप ऊपर और महंगे बेच पाएंगे। लेकिन मजबूत नतीजे, क्या इस बात का अंदेशा तो नहीं है ना कि शेयरों में अच्छी बढ़त ऑलरेडी हो चुकी है और यहाँ से अपसाइड की गुंजाइश नहीं है? इस तरह से भी अपने दिमाग को खोल के रखिए, प्रिपेयर करके रखिए। तो शानदार ग्रोथ अगर नहीं हुई या फिर आगे अर्निंग्स पे सरप्राइजेस नहीं आए पॉजिटिव साइड पे, तो शायद इनकी अपसाइड लिमिटेड रह जाएगी। तो भले ही आपने अच्छी चीज खरीद ली, गिरे ना भी, लेकिन चलेगा नहीं तो फिर उसका करेंगे क्या? तो अगर अपसाइड नहीं है तो अच्छी चीज लेके बैठे रहिए, बताते रहिए मेरे पोर्टफोलियो में अच्छे अच्छे शेयर हैं, लेकिन ग्रोथ का क्या? पैसा नहीं बनेगा तो फिर फायदा क्या? तो पैसे से पैसा बनना चाहिए ना, इसीलिए आप बाजार में पैसा लगाते हैं। तो दूसरा टेक अवे ये हो गया। और तीसरी बात, अब जो अंडर वैल्यूड स्टॉक्स हैं, कहाँ अपॉर्चुनिटी? जैसे बैंकिंग में कुछ है, BFSI मतलब PSU निजी बैंक हुए, या कुछ चुनिंदा IT स्टॉक्स भी हैं जिनके वैल्यूएशंस काफ़ी अच्छे हैं, और चुनिंदा स्टील कंपनियां भी हैं। ये 3 सेक्टर्स हैं जो कि एनालिस्ट ने आइडेंटिफाई किए हैं, जो मैंने आर्टिकल्स पढ़े या उनसे बातचीत हुई है, वो कह रहे हैं कि सस्ती हैं, यहाँ पे मौके हैं, यहाँ पे पैसा लगाया जा सकता है, बशर्ते आपका लंबी अवधि का नजरिया है, और वो भी तब जब आपको दिखेगा कि मैक्रो सिचुएशंस इंप्रूव हो रही हो। मैक्रो में आप क्या देखेंगे? क्रेडिट ग्रोथ अच्छी होनी चाहिए, यानी कि बैंकों में जो लोन ग्रोथ के नंबर्स आ रहे हैं वो अच्छे होने चाहिए। हम बोलते हैं ना कि क्रेडिट ग्रोथ अच्छी होगी। बैंकों के लिए अच्छा तब होता है कि जब आपकी जो डिपॉजिट ग्रोथ है वो ज़्यादा रहे, से क्रेडिट ग्रोथ कम रहे, तो आपको प्रेशर नहीं रहता। लेकिन क्रेडिट ग्रोथ होगी तो आपके ग्रोथ के सिग्नल्स मिलते हैं कि बाकी सेक्टर्स भी अच्छा कर रहे हैं। बैंकों से पैसा लेके हर कोई सेक्टर ग्रो करता है ना, कंपनी ग्रो करती है। तो क्रेडिट ग्रोथ अगर अच्छी है, दैट मीन्स इकोनॉमी इज एक्सपेंडिंग, सेक्टर्स अच्छा काम कर रहे हैं, उस चीज़ को आप ध्यान में रखिए। इंटरेस्ट रेट्स में स्टेबिलिटी होनी चाहिए, इफ नॉट डिक्लाइनिंग, मतलब कम नहीं हो रहे अगर, तो कम से कम स्थिरता होनी चाहिए, ऊपर नहीं जाने चाहिए। इस चीज़ को ध्यान में रखिए। ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ, GDP ग्रोथ के आंकड़े आए, आपने देखा 8.2% का नंबर आया, तो आपकी इकोनॉमी अच्छा करे मैक्रो लेवल पर। सेक्टर्स में जो क्रेडिट ग्रोथ है वो बैंकों के नंबर से आपको दिख जानी चाहिए, और उसके साथ साथ इंटरेस्ट रेट्स स्टेबल होने चाहिए। ऐसा माहौल होना चाहिए कि इकोनॉमी को, सेक्टर्स को पुश मिले, मैन्युफैक्चरिंग को और बाकी सेक्टर्स को, जिससे आपको पैसा बनाने में फ़ायदा मिले अगर कंपनियों के नतीजों में सुधार देखने को मिलता है। तो सस्ते वैल्यूएशंस पे हैं ये स्टॉक, लंबी अवधि के लिए खरीदे, कंडीशन साथ में लगा दी कि मैक्रो कंडीशंस अच्छी होनी चाहिए, लेकिन कभी ट्रैप में ना फंस जाएं। साथ में ये कॉशन भी लगाया। कॉशन कैसे? कि सस्ते वैल्यूएशंस हैं, कहीं ऐसा ना हो कि जो हेडविंड्स हैं, यानी कि जो चुनौतियां होती हैं, जो आपके ग्रोथ को हमेशा चैलेंज करती रहती हैं, रोकती रहती हैं, क्या वैसी चीज़ें तो नहीं लगी हुई? डिमांड ही नहीं बढ़ रही है, मार्जिन पे प्रेशर है, आप जिस इंडस्ट्री में या जिस सेक्टर में पैसा लगा रहे हैं उसके मार्जिन पे उस कंपनी के प्रेशर है, और रेवेन्यू ग्रोथ अच्छी नहीं है, डिमांड अच्छी नहीं होगी तो रेवेन्यू ग्रोथ कहाँ से आएगी? तो उस चीज़ को आप ज़रूर ध्यान में रखिए, और इस चीज़ को भी ध्यान में रखिए, अगर क्वालिटी कम्स एट अ प्राइस तो हर सस्ती चीज़ अच्छी नहीं होती, इस चीज़ को भी ध्यान में रखिए। हर सस्ती चीज़ या हर चमकती चीज़ सोना नहीं, सितारा नहीं होती, या सोना नहीं होती। तो डिस्काउंट मिल रहा है, फोकस कीजिए उसके ऊपर, लेकिन सतर्क रहिए, कॉशियस रहिए, सिलेक्टिव रहिए। ये टेक अवे है, सावधान रहे, सतर्क रहे। पैसा लगाना भाई, पैसा लगाना है बाजार में, लेकिन थोड़ा संभल के। पैसा आपकी गाड़ी कमाई है भाई, आपकी मेहनत की कमाई है, ऐसे कोई हल्का फुल्का खेल नहीं है कि पैसा लगा दिया। एग्जैक्टली। अब क्योंकि आपने जो ये सारी चीज़ें बताई हैं, इस पूरे गोलगाल के जो कटोरे में भर के दिया है, मुझे लगता है हमारे जो बहुत सारे दर्शक हैं वो शायद अब ये सोच रहे होंगे कि सर सब कुछ तो बता दिया, करें क्या हम? हमारे को क्या करना है, कुछ वो भी बताइए। बिल्कुल, तो उसमें भी 3-4 चीज़ें हैं, आप ध्यान से समझिए इस चीज़ को कि सस्ते सेक्टर्स जो हैं, जो सस्ते अपॉर्चुनिटी जहाँ पे वैल्यू बाइंग में अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उनको आप रिव्यू कीजिए, पढ़िए, समझिए उनके बारे में, जिसमें चुनिंदा मेटल स्टॉक्स हैं, कुछ तेल गैस, माफ़ कीजिए, BFSI वाले, IT वाले, और कुछ चुनिंदा स्टील कंपनी, जैसे मैंने आपको कहा। यहीं पर एनालिस्ट लंबी अवधि के लिए खरीदारी करने की राय दे रहे हैं। तो करना क्या है, बस आप इकोनॉमिक रिकवरी को देखिए,
और उसके साथ साथ मांग में सुधार, जो मैंने पॉइंट्स अभी आपको बताए हैं, तो उससे क्या होगा, रेवेन्यू ग्रोथ होगी, उससे आपके मार्जिन का प्रेशर भी नहीं होगा। तो उसको आप ध्यान में रखेंगे ना, तो फिर आपको बड़ा फायदा देखने को मिल सकता है। तो ऐसे स्टॉक्स पर, ऐसे सेक्टर्स पर फोकस करना शुरू कीजिए, पढ़ाई लिखाई शुरू कीजिए, रिव्यू करना शुरू कीजिए, जिनके वैल्यूएशंस अंडर वैल्यूड हैं, जो सस्ते हैं, उनको देखना शुरू कीजिए। अंधाधुंध मत खरीद लीजिए। ऐसा नहीं कि वैल्यूएशन सस्ता है, गए जी सेक्टर की कोई भी कंपनी उठा के खरीद ली। तो पहली चीज़ तो ये, उनको पढ़ना लिखना, उनको रिव्यू करना शुरू कीजिए। महंगे सेक्टर से आप सतर्क रहिए जी, ठीक है। चुनिंदा मेटल वाले हुए, तेल गैस हुए, कंज्यूमर ड्यूरेबल हुए, कुछ हेल्थ केयर स्टॉक्स हैं, उनमें भी कुछ करेक्शन देखने को मिल रहा है। तो इनसे एनालिस्ट का मानना है कि आप इनके ऊपर फोकस कीजिए, लेकिन इनसे थोड़ा आप दूरी बना के रखें तो शायद आपके लिए ज़्यादा बेटर हो सकता है। तो शेयरों के जो अच्छे प्रदर्शन है ना, उससे इनके वैल्यूशन अच्छे नहीं रहे, सस्ते नहीं रहे हैं, ये बात तो साफ है। परफॉर्म तो अच्छा कर रहे हैं, हाँ, लेकिन मुनाफे की ग्रोथ अच्छी आ रही है, लेकिन शेयर सस्ते नहीं रहे, तो फिर क्या करें। तो ऐसी कंपनियां जिनके नतीजे बहुत मजबूत हैं और आगे भी मजबूत रह सकते हैं, जिनके अनुमान है, प्रोजेक्शंस हैं, केवल उन्हीं के ऊपर फोकस कीजिए अगर आप इस तबके के ऊपर फोकस करना चाहते हैं। एक अंडर वैल्यूड, एक अच्छे परफॉर्मेंस वाली, जिनके वैल्यूएशन ठीक ठाक हैं। बहुत अच्छी ग्रोथ अगर आएगी तो ही आपको कुछ सरप्राइज दिखेगा इनके शेयर प्राइजेस में, तभी आपका पोर्टफोलियो भी चमकता हुआ नजर आएगा। तो फिर कभी ऐसा ना हो जाए कि केवल अंडर वैल्यूड या केवल अच्छी ग्रोथ वाले स्टॉक्स पे फोकस आ जाए। तो ओवर कंसंट्रेशन मत कीजिए किसी भी सेक्टर में, डाइवर्सिफाई कीजिए अक्रॉस सेक्टर्स अपना जो पोर्टफोलियो है उसको, ऐसा एनालिस्ट मान के चल रहे हैं। तो अब होता क्या है ना, जैसे मैंने आपको कहा कि रियल एस्टेट हुआ या फिर मेटल हुआ, तेल गैस हुआ, ये सिक्लिकल सेक्टर्स हैं। एक फेज़ आता है, एक समय आता है जब इनमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिलती है। इसको ना कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में भी मान सकते हैं वैसे, या इसमें सीवी वाला जो होता है ना, कमर्शियल व्हीकल्स, ये भी एक सिक्लिकल सेक्टर है। एक 2-3 साल के बाद एक बड़ा अपमूव आता है, फिर थोड़ा सा डिमांड में एक आपको गिरावट दिखती है और बाद में फिर रिकवरी देखने को मिलती है। तो इस तरह से ये वाला ऐसे जी, ये जो साइक्लिकल सेक्टर्स होते हैं ना, इनमें कभी आप फंस ना जाएं, इनमें कहीं आप ओवरबॉट ना हो जाए। ओवरबॉट से मतलब ये है कि आपने पैसा लगा के रख दिया और स्टॉक चल नहीं रहे, फिर बस रखी बैठे। मतलब अच्छा चल रहे हैं वो, उनमें ग्रोथ आ रही है, लेकिन स्टैग्नेट ना हो जाए, कभी शेयर पहले से ना ज़्यादा चले हुए हों। तो अक्रॉस सेक्टर्स पैसा लगाइए, कुछ चुनिंदा ऐसे अंडर वैल्यू स्टॉक्स को चुनिए, कुछ अच्छे वैल्यूएशन वाले, अच्छी ग्रोथ वाले स्टॉक्स को भी आप चुनिए। तो सस्ते वैल्यूएशन वाले स्टॉक्स को भी शामिल कीजिए, अच्छी ग्रोथ वाले जो स्टॉक्स हैं उनको भी पोर्टफोलियो में शामिल कीजिए, बैलेंस बनाइए, रिस्क को भी बैलेंस हो जाएगा, आपके पोर्टफोलियो में भी बैलेंस हो जाएगा। तो इस तरह से चाहें तो एक स्थिरता वाला पोर्टफोलियो आप अपना खड़ा कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो सर, ये पूरी इस हमारे आई ओपनर का एक निचोड़ ये है कि जो भी निवेशक है वो नॉलेज के साथ अगर चीज़ें आगे कर रहा है, उसके बिना गुजारा तो नहीं है, बेहतर रहेगा। मतलब आपको ऊपर से शुरू करना है। ऊपर से मेरा मतलब है मैक्रो फैक्टर्स, ये चौथा फैक्टर है जिसको अब आपका टेक अवे क्या है, मैक्रो फैक्टर्स को देखिए। ब्याज दरों में बदलाव कैसा हो रहा है, यूएस में दरें कटने वाली हैं, हमारे यहाँ पे पूरी गुंजाइश है कि अगले हफ्ते ब्याज दरें कम हो जाएंगी जी। जिस तरह के इन्फ्लेशन के नंबर्स हैं, ग्रोथ के नंबर्स हैं, उसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि आरबीआई की ओर से गुंजाइश है, महंगाई को देख के खासतौर पे ग्रोथ तो काफ़ी अच्छी है, कि एक आरबीआई की ओर से भी रेट कट हो जाएगा। यूएस में रेट कट की 80% से ज़्यादा संभावना है, 1/4% वाला। हमारी क्रेडिट ग्रोथ कैसी है, क्योंकि हम इंडिया में पैसा लगा रहे हैं। ग्लोबल कमोडिटी साइकिल, ये वाली चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं एक मेंशन करना भूल गया था। कमोडिटी साइकिल की बात है कि अब अगर आप मान लीजिए किसी तेल गैस सेक्टर में पैसा लगा रहे हैं, या फिर एक ऐसा सेक्टर जो कि तेल गैस के ऊपर डिपेंडेंट है, इसमें एविएशन हुआ, या फिर आपकी जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, अब उनके लिए कच्चा तेल ही कच्चा माल है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। अगर $70-80 वाला कच्चा माल वो ला के यहाँ पे रिफाइन करेंगी, फिर आपको पेट्रोल डीजल देंगी, तो फिर उनके मार्जिन्स का क्या होगा। अब अगर 60 से 65 वाली रेंज वाला कच्चा तेल है, तो जाहिर सी बात है सस्ता तेल आ रहा है, तो उनके लिए मार्जिन अच्छे होंगे। भले ही सरकार इनका प्राइस फिक्स करके रखे पेट्रोल डीजल का, लेकिन कच्चा माल तो वेरी कर रहा है ना, अगर वो नीचे रहेगा तो इनके लिए अच्छी बात है। तो इसलिए ओएमसीज ने नंबर्स भी अच्छे दिए और स्टॉक्स चल भी बहुत अच्छा चल चुके हैं। तो कमोडिटीज़ पर भी नज़र रखिए। अब सोने पे भी नज़र रखिए, जो ज्वेलरी वाली कंपनियाँ, इनके लिए सोना ही सब कुछ है। तो भले ही सोने की कीमतें अगर बढ़ी तो रेवेन्यू तो इनका बढ़कर आ गया, लेकिन कभी ऐसा ना हो कि मार्जिन श्रिंक हो जाए, कि आपने ग्राहक बनाने के लिए या बेचने के चक्कर में कभी मार्जिन कम कर लिए कि लोग लेने लगे। अगर सोना लाख रुपए के पार चला गया तो लोग खरीदेंगे नहीं, हम अपना मार्जिन कम कर लेते हैं, लोगों को सस्ता दे देते हैं। इस चीज़ को भी ध्यान में रखिए कि सोना चल रहा है तो क्या ज्वेलरी कंपनी के लिए अच्छा है या बुरा है।
कच्चा तेल गिर रहा है तो किसी ओएनजीसी के लिए बुरा है या अच्छा है, ओएमसीज के लिए अच्छा है या बुरा है, और डिमांड आउटलुक कैसा है किसी इंडस्ट्री का, किसी भी सेक्टर का, इन चीज़ों को ध्यान में रखिए। कोई दिक्कत नहीं, इतना घबराने वाली बात नहीं है, पढ़ाई लिखाई तो करनी ही पड़ेगी। इन चीज़ों को ध्यान में रख के पैसा लगाएंगे ना, अच्छे रहेंगे, संतुष्ट रहेंगे और पैसा भी आपका अच्छा बनेगा और नॉलेज भी बढ़ती रहेगी। टिप्स पे मत चलिए, टिप्स का पोर्शन अपना थोड़ा सा छोटा रखिए, इससे सुने हुआ ले लिया, उतना हुआ ले लिया, अपना भी दिमाग लगाइए, रिसर्च करिए, कंपनियों में पैसा लगाइए, बिजनेस में पैसा लगाइए, शेयरों में नहीं, बिजनेस में सोच के पैसा लगाइए। मैं हमेशा कहता हूँ उस सोच के साथ अगर आप उतरेंगे ना बाजार में। सर आपकी टिप्स पर पैसा लगाइए या मतलब किसी के कहने पर टिप्स पे पैसा मतलब ना आपने लगाएं। किसी को भी सुन लिया, लगाइए, वो भी ठीक है। इससे मुझे एक कहानी याद आ गई। हाँ, कहानी इन द सेंस ये रिसेंट एक फ्रॉड केस है, इससे बिल्कुल डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, बट आपने भी शायद पढ़ा हो कि 35 करोड़ रुपए का एक बुजुर्ग है, उनको चूना लग गया है। हाँ, तो ये पूरी तरह इस मुद्दे से डिफरेंट है, बट द थिंग इज कि उनको नॉलेज नहीं थी, इसलिए उनके साथ ये धोखाधड़ी हो गई। तो जो सर कह रहे हैं कि टिप्स दूसरे की कही टिप्स पे नहीं, अपने आप से अगर आपने खुद से नॉलेज गेन कर रखी है, आप चीज़ें पढ़ रहे हैं, और तो फिर बेहतर option मजे की बात देखिए, जो टिप्स देते भी है ना, वो भी कहते हैं कि अपनी रिसर्च कीजिए, एग्जैक्टली। थोड़ा पढ़िए उसके बारे में। ऐसा नहीं है कि कहीं सुनी बात पे ही आप लगा दीजिए, वो अपना होमवर्क करके आते हैं, अपनी रिसर्च करके आते हैं, आप भी उसमें अपनी रिसर्च जोड़िए, बिल्कुल, थोड़ी मेहनत कीजिए, बहुत ज़रूरी है। थोड़ा चीज़ों का फॉलोअप बहुत ज़रूरी है। जैसे कि सर कह रहे हैं कि अगर आप कम्युनिटी वगैरह में अगर ध्यान दे रहे हैं कि ऑयल का क्या हिसाब चल रहा है, गोल्ड का क्या चल रहा है, तो उससे रिलेटेड कंपनीज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये अगर आप थोड़ा ध्यान दे लेंगे तो आधी कहानी सेट हो जाती है इससे। आधी कहानी यही सेट हो जाती है। तो उम्मीद है ये पूरा का पूरा मुद्दा अब आपको समझ आ गया होगा कि हम आपको क्या बताना चाह रहे हैं। मेरे हिसाब से ना ये इंटरेस्ट और जो आलस होता है ना, लेजीनेस जिसे कहते हैं, कॉम्प्लेसेंसी, ये पूरा उसी का गेम है। एक बार आप पढ़ना शुरू कर दीजिए, आपको इंटरेस्ट आने लगेगा, फिर आप जानने लगेगा अरे सोना कहाँ चला गया, कच्चा तेल कहाँ चला गया, क्यों ओएमसीज इतना चल रही है, ओएनजीसी क्यों गिर रहा है। आपके दिमाग में बातें अपने आप सेट होने लगेंगी कि आखिर हो क्या रहा है, समझ में आने लगेंगी ना चीज़ें। पढ़िए तो सही, बशर्ते आप नहीं तो हम तो हैं ही, हम कोशिश करते हैं अपनी तरफ से, ये आई ओपनर इसीलिए हम लेकर आते हैं हर हफ्ता कि आपको कुछ थोड़ा ज्ञान दे सके और उसके बाद आप इस पर और रिसर्च करके अपनी ज्ञान में वृद्धि कर सकें। और आपके पोर्टफोलियो भी चमके, और आपके पोर्टफोलियो भी चमके डेफिनेटली, तभी आप हमारे को ऐसे रोज देखते रहिए। तो चलिए खैर, आज के इस शो में इतना ही रखते हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने काफ़ी ज्ञानवर्धन किया इन लोगों का, तो किया ही किया, हमारे दर्शक हैं, लेकिन मेरा भी हुआ, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमें इतनी देर तक देखने के लिए। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आया और ऐसे ही चीज़ें और देखने के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए मनी9। नमस्कार।